हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं बार के स्किल टेस्ट के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग जो बात करने वाले हैं कि बार के स्किल टेस्ट में जो आप लोग का होगा, साथ में हम लोग जो है और भी स्किल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी तक जो मैंने स्किल टेस्ट दिया है उसका जो जितना भी सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और आई होप कि ये जो स्किल टेस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये आप लोग के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के आने वाले बार के स्किल टेस्ट में। साथ ही साथ इसरो का स्किल टेस्ट हो या डीआरडीओ का हो या फिर आपका जो है सीएसआईआर का स्किल टेस्ट हो या फिर एनपीसीआई का स्किल टेस्ट हो, उसमें जो ये जो स्किल टेस्ट होते हैं जनरली कॉमन होते हैं। और इसमें जो सबसे टफेस्ट होता है और सबसे जो इजीएस्ट होता है उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तभी आपका किसका एग्जाम होने वाला है, वो है बार का बीआरसी का जो है अभी आपका जो है स्किल टेस्ट जो है होने वाला है। किसका? एमआरएसी के बच्चों का। तो सीट अच्छी खासी थी और इसमें बहुत से बच्चों का डाउट था कि सर एनसीबीटी वाले जा सकते हैं या एससीबीटी वाले। तो जनरली ये जो है स्किल टेस्ट जो भी होगा, एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था वो एनसीबीटी वालों का है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी एससीबीटी है वो एससीबीटी का हो वो एनसीबीटी का एग्जाम दे देंगे। उनका कुछ प्रोसीजर होता है 1 ईयर का, वो आप लोग देख लेंगे अपने कॉलेज से बात करके। अपना जो है स्किल टेस्ट मतलब जो सॉरी एससीबीटी टू एनसीबीटी में आप लोग कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे एग्जाम दे करके। तो आज हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस किस स्किल टेस्ट अभी तक मैंने दिया है उसका जो है मैं आपको एक्सपीरियंस जो है आज शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आई होप कि आपको जो है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो को देख करके। तो हम लोग देखने वाले कौन कौन सा ब्रांच का अभी तक मैंने जो है स्किल टेस्ट दिया है। तो सबसे पहला हो गया इसरो, दूसरा हो गया डीआरडीओ, तीसरा हो गया बार का, चौथा हो गया आपका सीएसआईआर का। सीएसआईआर का 2 का मैंने दिया है, एक एनिमल का दिया है और एक सीरीज जो रखी है राजस्थान में है उसका मैंने 2 जगह मैंने स्किल टेस्ट दिया हुआ है। और छठा जो होने वाला है वो किसका है? एनपीसीआईएल का। तो हम लोग जो है इन 5 के बारे में हम जो बात करने वाले हैं। बेसिकली तो सबसे मेजर जो सबसे टफेस्ट स्किल टेस्ट होता है वो किसका होता है? इसरो का होता है। उसके बाद बात करेंगे तो डीआरडीओ का होता है। डीआरडीओ इतना टफ नहीं है, इजी है। उसके बाद बार भी नॉर्मल है, ठीक है। सीएसआईआर भी नॉर्मल है, एनपीसीआईएल भी नॉर्मल है। अगर आपने इसरो का स्किल टेस्ट की तैयारी कर ली है तो आपके लिए जो चारों है वो बहुत ही इजी हो रहने वाला है। इसके लिए आपके लिए कोई जो है टफ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसरो का बात करेंगे कि इसरो में कौन कौन से अभी तक का जो भी यूनिट है उसका, जैसे कि एचडीएससी हो गया, यूआरएससी हो गया, उसमें अभी क्या क्या जो स्किल टेस्ट अभी तक हुआ है उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी किए हुए। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इस वीडियो को आप लोग कृपया कर बीच में स्किप ना करें। अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं? इसरो का। इसरो में किसका बात करेंगे? वीएसएससी का। वीएसएससी में क्या क्या स्किल टेस्ट अभी आया है। और अभी हाल फिलहाल में जो है इसरो का वीएसएससी का जो स्किल टेस्ट अभी जो है रेगुलर कंटिन्यू हो रहा है। और 10 फरवरी से आपका जो हो सकता है 10 फरवरी से जो है आपका इसरो यूआरएससी का जो है वैकेंसी आएगा। तो इसमें भी आपको जो है रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद आपको जो है अपना स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मैंने अपना कुछ नोट्स बनाया है जो जो मैंने स्किल टेस्ट दिया था उसके बारे में। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया था आपका स्प्लिट एसी का पीसीबी का जो है डायग्राम बनाना था। डायग्राम बनाकर पूरा वायरिंग दिखाना था। कहां से? इंडोर टू आउटडोर, ठीक है। इंडोर टू आउटडोर आपको जो है पीसीबी से वायरिंग करके दिखाना था पूरा। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको स्किल टेस्ट में कौन सा दिया गया है, वो 3 कोर हो, 4 कोर हो, 5 कोर हो या फिर 6 कोर वायरिंग हो। ये आपको अपना देख लेना है कि कौन सा आपको जो है सिस्टम दिया गया है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आपको बनाना था, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट इसमें क्या था, आपको जो है ट्रेस करना था, ट्रेस आउट द फॉल्ट इन द
स्प्लिट एसी, जो कि स्प्लिट एसी में जो जो फॉल्ट था वो आपको ट्रेस आउट करके उसको सॉल्व करना था, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये करने के बाद आपको जब भी आपको मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना था, आपको टूल्स अरेंजमेंट करना है, टूल्स अरेंजमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। आपको जो जो टूल्स चाहिए आपको वहां पर लिख के देना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारा ही आपको स्किल टेस्ट में आपको टूल्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन किया, आपको टूल्स का नाम याद नहीं है तो आपको वो टूल्स मिलेगा भी नहीं, तो आपको जो है सारे टूल्स का नाम आपको याद करके रखना है, ठीक है। आपको जो है जितना भी प्रोसेस है उसका सेफ्टी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है आपको अपने स्किल टेस्ट देना है। तो सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी अगर आपका नहीं होगा तो स्किल टेस्ट में जो आपका नंबर को कम कर दिया जाएगा। कहीं भी स्किल टेस्ट दीजिए 60% जो होता है मिनिमम होता है, पास मार्क्स होता है, गो एंड नो गो बेसिस पे होता है, गो एंड नो गो बेसिस पे होता है। नो गो मीन्स यहाँ 60% अगर आपका आ गया तो आप क्वालिफाई हो गए स्किल टेस्ट के लिए, अगर 60% से कम है तो आप जो है क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है इसमें एक चीज आपको फॉलो करना है कि बिना इंस्ट्रक्शन का आपको जो है कोई भी स्विच ऑन नहीं करना है जब तक कि आपके वहां पर इंस्ट्रक्टर या फिर जो भी आपके हेल्प के लिए लोग होंगे या फिर जो भी स्किल टेस्ट ले रहे होंगे उनके सहमति के बगैर आपको जो है कोई भी पावर स्विच ऑन नहीं करना है। ये जो मैंने जो प्रोसेस जो फॉलो किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम था वो मैंने अभी आपको बताया नहीं। सबसे पहले एक दिया गया था स्प्लिट एसी का पीसीबी का वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए, इंडोर टू आउटडोर में दिया गया था। दूसरा नंबर ऑप्शन में था कि आपको प्रॉब्लम ट्रेस आउट करना था कि स्प्लिट एसी में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मेरा स्किल टेस्ट था। और अदर बच्चों को क्या दिया गया था, वो वहां पे दिया गया था विंडो एसी का जो है फॉल्ट ट्रेस आउट करने को दिया गया था। मुझे क्या मिला था, वो दिया गया था स्प्लिट एसी वायरिंग, कौन सा था, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आपका सिंगल पोल भी हो सकता है, सिंगल पोल, साथ में आपका हो सकता है डबल पोल भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये आपका मस्ट है, सिंगल पोल डबल पोल मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का है। तो इसको जो है आपको आना चाहिए, सिंगल पोल डबल पोल मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग। तो इसमें भी और क्या होता है, एक होता है पावर रिले होता है, पावर रिले का भी वायरिंग होता है स्प्लिट एसी में। एक होता है जो आपका होता है वोल्टेज रिले, जो कि आपका किस में होता है, विंडो एसी में यूज किया जाता है, ठीक है। ये पावर रिले जो होता है स्प्लिट एसी का आउटडोर में देखने को मिलता है। ये बहुत रेयर केस है क्योंकि ये जो सिस्टम है बहुत दिन तक नहीं कंटिन्यू किया गया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया पावर रिले को। लेकिन ये जो वोल्टेज रिले का जो विंडो एसी का वायरिंग है ये आपको बहुत मस्ट याद रखना है। वायरिंग करने का सही तरीका, सही प्रोसेस क्या है, और आपको टेस्टिंग करना आना चाहिए, वोल्टेज रिले का टेस्टिंग करना आना चाहिए, थर्मोस्टेट का टेस्टिंग करना आना चाहिए। लिख देता हूं थर्मोस्टेट, दूसरा हो गया सेलेक्टर स्विच, ये सब का आपको जो है टेस्टिंग आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया था उन्होंने, जो पाइपिंग होती है, कौन सी पाइपिंग होती है, लिक्विड लाइन एंड जो होता है सक्शन लाइन, इस पर क्या था, इंसुलेशन किया हुआ था। लेकिन इनसाइड से क्या किया गया था, वो पिंच करके उसमें जो है लीकेज बना दिया गया था। तो ये चीज आपको जो है देखने को सामने से विजुअल नहीं होगा, लेकिन आप जैसे इसको पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, जब भी आपको कोई भी मतलब सिस्टम दिया जाए एसी का, वाटर कूलर का या फिर जो भी हो, रेफ्रिजरेटर का हो, आपको सबसे पहले पूरा इंस्पेक्शन करना है कि उस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद ही अपना जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये लिक्विड लाइन सक्शन लाइन में क्या है, इंसुलेशन चढ़ाकर इसमें क्या किया गया था, लीकेज था, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर पॉइंट लीकेज है, पॉइंट लीकेज है तो आपको क्या करना है, सीधे वहां पे ब्रेजिंग करना है। अगर इनकेस ज्यादा लीकेज है उस कंडीशन में क्या करना है, ट्यूब को कटिंग करना है, उसके बाद क्या करना है, स्वेजिंग प्रोसेस करना है। और उसके बाद क्या है आपको, उसके बाद में आपको उसको जो है क्या करना है, ब्रेजिंग करना है, ब्रेजिंग प्रोसेस, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया है आपको।
ये सब चीजें जो है अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका स्किल टेस्ट आई होप कि बहुत अच्छे से जो है आपका जो है आप इजिली जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। वैसे भी सिलेक्शन उनका ही होगा जिनका रिटर्न में एग्जाम, जिनका रिटर्न अच्छा हो और जिनको थोड़ा बहुत भी स्किल आता हो, वो आराम से कोई भी स्किल टेस्ट आराम से इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वायरिंग का, जो प्रोसेस है सही तरीका प्रोसेस का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी थोड़ा बहुत जिनको आइडिया होगा वो आराम से जो अपने स्किल टेस्ट इजिली क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको दिया जाएगा इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि आपको हो सकता है ड्यूअल प्रेशर कटआउट वहां पर रखा जाएगा। दूसरा हो सकता है कि फिल्टर ड्रायर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, फिल्टर ड्रायर। इस तरह करके जो है आपको एटलीस्ट 10 इक्विपमेंट्स जो है इक्विपमेंट्स और जो भी मटेरियल्स है वो आपको जो है पहचानने को दिया जाएगा। पहचान करके आपको जो अपने आंसर शीट पर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको जो है स्लिंग साइक्रोमीटर का जो है यूज करना आना चाहिए। जो कि स्लिंग साइक्रोमीटर कैसा होता है, ऐसा होता है, उसमें एक डीबीटी के लिए होता है, एक डब्ल्यूबीटी के लिए होता है, एक में क्या होता है थोड़ा सा गीला कर दिया जाता है और यहाँ पर हैंडल होता है दिया रहता है। मतलब जनरली जो वीक रहेगा इस साइड में रहेगा, इस साइड में वीक नहीं होता है और इस साइड दिया जाता है। जो जिसको गीला करते हैं उसमें क्या करते हैं डब्ल्यूबीटी मेजरमेंट करते हैं, जिसको गीला नहीं करेंगे, जिस मीन्स थर्मल में जिसका ये हीटिंग सेंस को हम लोग ये नॉर्मल रखेंगे, एयर में कांटेक्ट में रखेंगे, उसको क्या करेंगे उसमें लोग क्या करते हैं डीबीटी का मेजरमेंट करते हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसका रेवोल्यूशन पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए 160 आरपीएम होना चाहिए। मीन्स 1 मिनट में आपका 160 रोटेशन किए तो वो बेस्ट जो होता है उसको जो एक स्टैंडर्ड जो है माना गया है। और स्लिंग साइक्रोमीटर यूज करके आपको जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर जो है आपको जो जितना भी है डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी, जितना भी है दिया गया पॉइंट है ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर चौथा मेथड होता है कंप्रेसर को डायरेक्ट, कंप्रेसर को क्या है डायरेक्ट शॉर्ट करके जो है स्टार्ट करना होता है। डायरेक्ट शॉर्ट करके मतलब कैसे होता है, ये कॉमन हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो इसमें हमने एक न्यूट्रल डाल दिया, एक यहाँ से हमने रनिंग में डाल दिया और एक बार क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करना है, बस टच करके यहाँ से रिमूव कर दिए, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कंप्रेसर डायरेक्ट हो गया बाय द मेथड ऑफ शॉर्ट करके इसको जो हम लोग स्टार्ट करने का ये टेक्निक होता है। और ये जो था ऑलमोस्ट बेसिक में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपको जो है विंडो सी मिलेगा, तो विंडो सी में आपको जो है जनरली पीसीबी मिल गया। पीसीबी सबसे इजीएस्ट होता है, बस पीसी में आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि कौन सा जो थिम्बल है या फिर जो कौन सा लक्स है वो कौन से ये में जो है फिट होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको जो है अभी से थोड़ा सा अगर आप नॉलेज कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये था मेरा बेसिक का स्किल टेस्ट का कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे, इसका बाद हम लोग जो बात करेंगे इसरो के ही एचडीएससी का बात करेंगे, सतीश धवन का। एचडीएससी के स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, मीन्स मुझसे क्या पूछा गया था, ठीक है। और मैं सबसे आपको इजीएस्ट बताऊंगा, सबसे इजी कहां पर अभी तक में जो है स्किल टेस्ट मुझसे पूछा गया है। सबसे पहले है आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई द सिस्टम नेम। मीन्स वो क्या है, पैकेज है, सेंट्रलाइज्ड है या फिर नॉर्मल स्प्लिट एसी है, या फिर आपको जो देखने को मिल जाएगा प्रिसीजन एसी, या फिर हो सकता है आपको जो है एसआरसी यूनिट जो है आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये जो है आपको जो है नाम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हो सकता है कि आपको पैकेज दिखा दिया जब पूछ दिया जाए कि बताइए इस यूनिट का क्या नाम है, इस सिस्टम का क्या नाम है, तो आपको वहां पर बताना है कि सर ये जो है पैकेज एसी है, ठीक है।
और उसके बाद जो है वहां पर आपको टूल्स अरेंजमेंट करना है, टूल्स अरेंजमेंट, ये सबसे मस्ट होता है टूल्स अरेंजमेंट। अगर आपको टूल्स अरेंजमेंट नहीं पता है, मीन्स आपको क्या क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो है स्किल टेस्ट में सबसे जो है मतलब नंबर जो है कम दे जाता है, क्योंकि ये जो आपको पता ही नहीं कि कौन सा टूल्स का रिक्वायरमेंट है आपके स्किल टेस्ट में, तो आप कैसे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको जब आइडिया ही नहीं है, आपने 2 साल का आईटीआई का कोर्स कर रखा है, तो आपको ये सब चीजें जो होनी चाहिए बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। टूल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजिड रेंज रखा हुआ है, उसको एडजस्टेबल रेंज बोल दिए, स्लाइड रेंज बोल दिए, स्पैनर बोल दिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो आपके लिए जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट सिम ट्रेस करना है, ट्रेस आउट द फॉल्ट। वहां पर एचडीएफसी में जनरली क्या मिलता है सारे बच्चों को, एचडीएफसी में मिलेगा आपको पैकेज एसी, पैकेज एसी ही जो आपको जो है देखने को मिलेगा। जनरली स्प्लिट एसी का वहां पर रिक्वायरमेंट बहुत कम रखा गया, वहां पर जितना भी है सारा का सारा इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल में जो है एसी का यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको जो है पैकेज एसी ही मिलेगा जनरली स्किल टेस्ट में। हो सकता है आपको इनकेस आपको जो है स्प्लिट एसी मिल सकता है, लेकिन इसका जो है चांसेस बहुत कम है। स्प्लिट एसी विंडो एसी का जो है चांसेस जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मेरी आवाज अगर आपको स्पीड लगे तो आप वीडियो का स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिला था, ये सब तो हो गया जो स्टार्टिंग का हो गया। वो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स दिया गया था, मीन्स स्किल टेस्ट में मुझे जो दिया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था जो ब्लोअर पुली है, ब्लोअर पुली, वो क्या था, वो फुल ओपन था। इसको टाइट करके रखना है, मीन्स इसका अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट आपको करना है। अलाइनमेंट करके इसका जो है आपको जो है एलन स्क्रू जो देखने को मिलेगा, एलन स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है एलन की के हेल्प से, ठीक है। आपको अलाइनमेंट करना है। अभी कैसे है, ये ब्लोअर पुली हो गया, ये मोटर पुली हो गया, तो इसका जो है प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता क्या होगा, हमारा जो भी बेल्ट है वो बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा, उससे एक नॉर्मल साउंड आएगा और आपके जो है ब्लोअर मोटर पे इफेक्ट आएगा, उससे करना आपका शाफ्ट पे इफेक्ट आएगा। आपका जो है ब्लोअर के साथ में जो ये लगा हुआ है, बॉल बियरिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर भी इफेक्ट आपको जो है देखने को मिलेगा। दूसरा क्या किया गया था, प्री फिल्टर जो था वो ओपन था। प्री फिल्टर आपको सही तरीके से डालना आना चाहिए। फिर इसका जो कंट्रोल पैनल होता है ना, कंट्रोल पैनल में जो है बहुत कुछ जो आपका जो ये होता है वो सब कुछ खुला हुआ था। जैसे इक्विपमेंट में जैसे कि आपका फ्यूज ओपन था, फ्यूज ओपन है, आपको फ्यूज को लगाना है, लेकिन लगाने से पहले आपको पहले एक बार विजुअली इंस्पेक्ट करना है कि इसमें क्या क्या जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ कंपोनेंट ओपन रहेंगे, उसको क्या करना है, आपको रिफिक्स करना है, रिफिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रॉब्लम उसके बाद जब मैंने आगे की ओर बढ़ा, मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। आपको ग्रिल ओपन करना आना चाहिए, ग्रिल आपको ओपन करना नहीं आएगा तो वही प्रॉब्लम है, आपको ग्रिल भी ओपन करना आना चाहिए। उसके बाद क्या था, कंप्रेसर। जनरली पैकेज एसी में कौन से क्या आता है, तो उसमें जो होता है स्क्रॉल कंप्रेसर जो है यूज किया जाता है। स्क्रॉल कंप्रेसर में क्या था, इसका जो है वायरिंग टर्मिनल जो था वो क्या था, ओपन था, तो इसको भी आपको जो है रिफिक्स करना था। उसके बाद सेम आपको जो है 10 इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। इक्विपमेंट्स बोलिए, मटेरियल बोलिए और टूल्स बोलिए। आपको जो है इसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके आपको जो है बताना है। इसका नाम आपको जो अपने जो आंसर शीट किया है उसके ऊपर लिखना है। कि कहीं के ऊपर आपको जो होता है पूरा प्रैक्टिकल का फुल प्रोसेस लिखना होता है, कहीं के ऊपर आपको जो होता है जो एज पर रिक्वायरमेंट है बस उसको ही लिखना होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको जो जितना भी आपने स्किल टेस्ट किया है उसके बाद उसका जो है डिटेल्स लिखना है। डिटेल्स में आपने जो वी बेल्ट यूज किया उसका जो है नेमिंग, नेम मीन्स हो गया, साइज हो गया, फ्यूज यूज किया उसका डिटेल्स लिखना है कि कितना एम्प्स का जो है ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब जितने भी होते हैं आपको साइज, डिटेल्स, प्री फिल्टर है, वो सबको जो है आपको आइडेंटिफाई करना था। मीन्स आइडेंटिफाई करके उसको जो है डिटेल्स अपने आंसर शीट पर लिखना था।
उसके बाद क्या दिया गया था, कंडीशन एरिया का जो है टेम्परेचर निकालना था, वही सीलिंग साइक्रोमीटर से, सीलिंग साइक्रोमीटर से निकालना था। और उसको किस पर दिखाना था, वही साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर दिखाना था। आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिखाना था, जिसको जो हम क्या बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स आपका कंडीशन एरिया और एटमॉस्फेरिक एरिया का जो मीन्स एरिया में जो आपका जो एयर है, एयर का टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिखाना था। जैसे कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 26 डिग्री है और आपका कंडीशन एरिया का टेम्परेचर अगर आपका 22 डिग्री है, तो आपका डेल्टा टी कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो यह वो करके दिखाना था। साथ में आपको जो है आरएस निकालने के लिए दिया गया था। तो सीलिंग साइक्रोमीटर का यूज करके जब जैसे आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर आप उसको डीबीटी और डब्ल्यूबीटी दो स्केल आपको जैसे मिल जाएगा, उसके बाद जो है जितना भी उसमें पॉइंट्स दिया रहेगा आप उसको इजिली जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिया जाएगा एयर फ्लो निकालने के लिए। एयर फ्लो जो है निकालना है, इसका यूज करेंगे तो एनीमोमीटर का यूज करके आपको जो है एयर फ्लो निकालना है। जनरली किस में निकालना पड़ता है, सीएफएम में आपको जो है एयर फ्लो को निकालना पड़ता है एनीमोमीटर का सहायता से। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको एक बार और विजुअली इंस्पेक्ट करना है आपका कहीं डैम्पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं बता ही दूंगा। जनरली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। किसका कंट्रोल करेगा, एयर वॉल्यूम को कंट्रोल करता है डैम्पर। आपका डैम्पर ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका जो है एलपीएचपी होगा, आपका सिस्टम जो है बार बार ट्रिप आउट होगा। तो ये सब चीजें जो आपको ध्यान रखना है एचडीएससी के स्किल टेस्ट में। अब हम बात करते हैं यूआरएससी, जो कि अभी एग्जाम होने वाला है। तो यूआरएससी का भी जो है स्किल टेस्ट आप लोग जो थोड़ा देख लीजिए, यूआरएससी में स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा गया था अभी तक में। ये लेटेस्ट है, पुराने वाले की भी बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो पाई है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो यूआरएससी में मुझे क्या दिया गया था, सबसे पहले मुझे मिला था वाटर कूलर का जो है क्या करना था, फुल वायरिंग करना था। जो वाटर कूलर का वायरिंग दो प्रकार से होता है, एक पीएससी होता है, एक सीएसआर होता है। जिसमें सीएसआर होगा उसमें किसका यूज होगा, वोल्टेज रिले का। पीएससी में क्या होगा, जरूरत नहीं है आपको वाटर कूलर में कि कैपेसिटर यूज हो। अगर कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट होगा तो कैपेसिटर लगाना है, इसमें नॉर्मली यूज करना है। रनिंग कैपेसिटर का यूज होगा, रनिंग कैपेसिटर का यूज होगा। जनरली इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ता रनिंग कैपेसिटर का। और सीएसआर हुआ तो वोल्टेज रिले में अगर यूज करेंगे तो वोल्टेज रिले आने से ही हम लोग को जो है स्टार्टिंग प्लस रनिंग कैपेसिटर, जिसका सिंबल कैसा होता है कैपेसिटर का, ये आपको यूज करना है। ठीक है, तो मुझे क्या मिला था, जनरली पीएससी वायरिंग दिया गया था वाटर कूलर का। आपको वायरिंग करके सारे कंपोनेंट्स लगाने थे, जैसे कि थर्मोस्टेट जो है आपको लगाना था। थर्मोस्टेट लगा के सही जगह उसको असेंबल करके उसको सही से स्क्रू टाइट करना है। सही सारा टूल्स जो आपको रिक्वायरमेंट, जो टूल्स आप डिमांड करेंगे आपको अपने सीट पर लिखना है कि आपने ये टूल्स का यूज किया। आपको अनवांटेड टूल्स को जो यहाँ पर नहीं लिखना है, जो आपको रिक्वायरमेंट है बस उसी टूल्स का ही वहां पर आपको नाम लिखेंगे, ताकि वही आपको टूल्स वो लोग देंगे, उसी टूल्स के बेसिस पर आपको जो है काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद जितना भी वायरिंग है आपको वायरिंग करने के बाद जितना भी लग्स है, थिम्बल्स जिसको लग्स बोलते हैं, कहीं पे कोई बच्चा उसको थिम्बल भी बोलते हैं, उसको सही जगह पे आपको जो है प्लेस करना है। ठीक है, इसके होने के बाद उसका जो है वाटर कूलर का टेम्परेचर जो है एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए दिया गया था। तो ये एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा कि नॉर्मल मतलब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वाटर कूलर टेम्परेचर कितना है वाटर का। ठीक है, स्टार्टिंग में, और जब कूलिंग हो गया तो कूल्ड वाटर टेम्परेचर का जो है डिफरेंस मीन्स आपको यहाँ पर भी जो है डेल्टा टी निकालना है।
तो ठीक है, ये हो गया आपका। जनरली कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर 10 डिग्री सेल्सियस आ जाता है विद इन 1 आवर, मीन जितना देर आप रनिंग किया, अगर 10 डिग्री सेल्सियस आ गया तो आपका जो है वाटर कूलर क्या है, सही तरीके से काम कर रहा है। चौथा जो है, जब भी आप वायरिंग करने के बाद जब भी आपको इफिशियंसी टेस्ट करने के लिए बोला जाएगा तो क्या करना है, कंप्रेसर का क्या करेंगे, कंप्रेसर का जितना भी है उसका टर्मिनल टेस्ट जो करते हैं, टर्मिनल टेस्ट। दूसरा नंबर है ग्राउंड टेस्ट। तीसरा हो गया एम्पियर टेस्ट। ये जो है आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करने के बाद ही आपको जो है वायरिंग स्टार्ट करना है। हो सकता है कि आपका कंप्रेसर खराब, आपका पूरा वायरिंग करने के बाद ही आपका सिस्टम नहीं चले, तो आपको ये सब चीजें जो पहले आइडेंटिफाई करने के बाद ही सब कुछ को है आगे काम की तरफ आपको जो है प्रोसेस करना है। 5वां नंबर बताता हूँ, और उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको जो है एक जो है रोटरी कंप्रेसर का जो है टेस्ट करना है। इसका जो है सारा इफिशियंसी टेस्ट करना है। तो इफिशियंसी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, रोटरी कंप्रेसर का सबसे पहले आप वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसका डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज जो प्रेशर है वो विद इन 1 मिनट अगर 350 psi अगर राइज हो गया तो आपका क्या है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर जो है सही है। फिर आपका क्या करेंगे, जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, यहाँ पे आपको डिस्चार्ज प्रेशर में क्या करना है, आपको प्रेशर गेज यूज करना है। सक्शन प्रेशर में किसे यूज करेंगे, कंपाउंड गेज का यूज करेंगे, ठीक है। कंपाउंड गेज का यूज करेंगे और सक्शन प्रेशर चेक करेंगे कि हमारा जो है जो सक्शन कंपाउंड गेज है वो ये 0 से नीचे जाकर 30 mm ऑफ Hg तक जा रहा है कि नहीं। मीन्स अगर ये यहाँ तक चला गया है तो आपका जो है कंप्रेसर का सक्शन प्रोसेस भी सही है, आपका सिस्टम में कोई भी लीकेज नहीं है। उसके बाद स्टार्ट करके कंप्रेसर क्या करेंगे, एम्पियर टेस्ट करेंगे, एम्पियर टेस्टिंग करेंगे। कंप्रेसर जो है कितना एम्पियर ले रहा है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन ऑन नो लोड, क्योंकि आपको क्या है रोटरी कंप्रेसर से दिया गया है बिना किसी सिस्टम में इंस्टॉल किए। जनरली क्या ये ओपन टाइप सिस्टम है, तो ये आपको जो है यूआरएससी में देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे और एक जो सबसे यूनिक जो मुझे लगा वहां स्किल टेस्ट में, सबसे यूनिक और सबसे थोड़ा सा अलग स्किल टेस्ट के लिए आपको हो सकता है कि ऐसा दे दिया जाए एक डायग्राम। ये आपको एक जो है डायग्राम दिया जाएगा, इसके साइज का जो है आपको डिस्टेंस दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको जो है बताया जाएगा। मीन्स क्वेश्चन पेपर में आपको जो है वो दिया रहेगा। मीन्स जितना भी ये है ये आपको जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये आपको डिस्टेंस देखने के बाद यहाँ पर आपको क्या है, एक इसका जो रेडियस है वो आपको रेडियस दिया जाएगा। ये रेडियस देने के बाद आपको जो है पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है पूरा ट्यूब का साइज को बताना है कि कितना सेंटीमीटर या कितने में आपको ट्यूब का रिक्वायरमेंट। जब तक आप सही प्रॉपर साइज नहीं बताएंगे तब तक क्या है आपको जो है ट्यूब कटिंग करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये जो है मैथ का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो ये करने के बाद ही आपको जो है ट्यूब कटिंग करना है। जब ये ट्यूब कटिंग कर लिया गया तो ट्यूब कटिंग करने के बाद क्या प्रोसेस दिया गया था कि एक साइड में क्या करना था, पिंच करके इधर में क्या करना था, ब्रेजिंग प्रोसेस, इधर में क्या करना था, फ्लेयरिंग प्रोसेस। फ्लेयरिंग प्रोसेस जो है आपको जो है दिया गया था करने के लिए। तो फ्लेयरिंग प्रोसेस करने से पहले पता होना चाहिए कि फ्लेयरिंग प्रोसेस करने से पहले आपको जो है फ्लेयरिंग नट इसके अंदर जो है डालना है। फ्लेयरिंग नट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, फ्लेयरिंग प्रोसेस नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको जो है इसका जो है लीकेज टेस्ट करने के लिए दिया गया कि आपने जो ब्रेजिंग किया है और आपने जो फ्लेयरिंग किया है अगर वो सही नहीं हुआ तो वो क्या होगा, ये जो पाइपलाइन है जो कॉपर ट्यूब है वो आप अच्छे से जो है मीन्स आपका ब्रेजिंग प्रोसेस सही नहीं हुआ है, फ्लेयरिंग प्रोसेस सही नहीं हुआ है। तो आप अगर सेम लेंथ भी अगर आपको जो रिक्वायरमेंट आपने उसको ले भी लिया उसके बाद भी आपका जो है ये स्किल टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक कि आप जो है फ्लेयरिंग और ब्रेजिंग सही से नहीं करता। आपको जो है हर एक पोस्ट मतलब हर एक काम के लिए एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपका जो मेन काम मीन्स अगर एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो आपके लिए जो है उसका नंबर जो है कट कर लिया जाएगा। ठीक है,
फिर उसमें और भी बच्चों को क्या दिया गया था, स्प्लिट एसी, सेम वायरिंग करना था। दूसरा एसी किन्हीं को विंडो एसी दिया गया, सेम वायरिंग करना था। किसी को जो है पीसीबी वायरिंग दिया गया, किसी को जो है आपको नॉर्मल जो है मैनुअल वायरिंग मीन्स क्या होगा, मैनुअल कंट्रोल वायरिंग हो गया। तो इसमें हो सकता है आपको सेलेक्टर स्विच का वायरिंग दिया जाएगा। बाद बाकी जो स्किल टेस्ट है वो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। स्टार्टिंग में जो रहेगा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बाद का जो रहेगा वो सब कुछ जो है सेम रहेगा। हम लोग बात कर लेते हैं इसरो में एक और है, जिसका हम लोग बोलते हैं MCF, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो इसमें भी जो है कुछ कुछ जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि मतलब MCF में क्या क्या स्किल टेस्टिंग के लिए अभी तक जो है पूछा गया था। यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए आपको पैकेज ऐसी सेम दिया गया। दूसरा है आपको अभी तक में जो दिया गया है, स्प्लिट एसी को क्या करना है, पंप डाउन करना है। पंप डाउन प्रोसेस करने के बाद उसके बाद वैक्यूम करना है। उसके बाद क्या करना है, वायरिंग करना है। वायरिंग करने के बाद अगेन जो है रन करके दिखाना है, रन करना चाहिए आपका स्प्लिट एसी जो है रन करना चाहिए। तीसरा है सेम विंडो एसी, वही सेलेक्टेड स्विच का जो है आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए। फिर साथ में जो है आपको 15 जो है स्पेयर पार्ट्स के नेम जो है उसको आइडेंटिफाई जो है वो आपको करना है। फिर आपको सेम सीलिंग सेक्टोमीटर का यूज करके DBT, WBT, DPT एंड इंथैल्पी, RH ये सब जो है आपको आइडेंटिफाई करके देना है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिया गया था, एक आपको सिलेंडर का जो है वो दे दिया गया। इसका जो है आपको वॉल्यूम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा 7 नंबर में डक्ट का साइज मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। डक्ट का साइज मेजरमेंट करने के लिए, तो डक्ट का साइज जनरली मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ये डक्ट का हो गया एक्चुअल साइज जिसमें एयर फ्लो होता है। इसके साथ में कुछ ऊपर दिए रहते हैं ताकि जो है डक्ट को आपस में कनेक्शन किया जाए, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो होता है अंदर का L/B, ये क्या होता है, इसका एक्चुअल साइज होता है। उसके साथ में नॉमिनल साइज के बारे में बात करेंगे तो ये आउट टू आउट L/B इसका नॉमिनल साइज हो गया। अगर यहाँ तक भी अगर आपको मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ साइज मेजरमेंट करके, तो इसको क्या करेंगे, इंटरनली जो है डायगोनल जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, इसका भी आप साइज को मेजरमेंट करके लिख देंगे, ठीक है। साथ में आपको जो है गेज भी मेजरमेंट करना है कि आपने जो गेज मेजरमेंट किया है, जो डॉक्टर में जो सीट यूज किया GI सीट, इसका जो है ये कितना, इसका जो गेज है वो भी आपको मेजरमेंट करके बताना है। अभी मैक्सिमम जगह से जो है आपको सेंट्रलाइज जो है एयर कंडीशनिंग वहां से जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जनरली हो सकता है सेंट्रलाइज एसी अगर आपको दिया भी जाए तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है आपको नाम बस आइडेंटिफाई करना है, नथिंग, और दैट्स इट। इतना ही जो है आपको अभी तक इसरो में जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, DRDO सेप्टन 10 में जो स्किल टेस्ट में जब पूछा गया था वो बताता हूँ आपको। 1 नंबर जो है आपको दिया गया है कंप्रेसर टेस्ट, कंप्रेसर टेस्ट विथ प्रॉपर प्रोसेस जो है आपको इसका जो है सही यूज करना है। अगर कंप्रेसर वर्किंग है तो ये भी बताना है, अगर नॉट वर्किंग है तो ये भी आपको बताना है। सेम वही करना है आपको, टर्मिनल टेस्ट, दूसरा
ग्राउंड टेस्ट, तीसरा हो जाएगा रनिंग एम्स, और तीसरा हो जाएगा उसके साथ में क्या हो जाएगा स्टार्टिंग एम्स। अगर आपका कंप्रेसर जो है जनरली वो रनिंग एम्स में अगर आपका कंप्रेसर हीट हो रहा है, मीन्स कंप्रेसर का आप ऊपर डॉम जब टच करेंगे, ये कंप्रेसर क्या होता है जनरली ऐसे करके होता है, जनरली फ्रिज का जो आपको कंप्रेसर दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो ये डॉम होता है, डॉम जब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो आपको समझ आया कंप्रेसर क्या आपका या तो स्टक हो गया है, मीन्स वो जाम होके चल रहा है, इसके कारण वो क्या होगा रनिंग एम्पियर ज़्यादा लेगा, स्टार्टिंग एम्पियर ज़्यादा लेगा, उस कारण से आपका क्या हो जाएगा OLP जो होता है वो आपके सिस्टम को कंप्रेसर को क्या करेगा टेप कर देगा। तो आपको OLP का भी सही प्रोसेस पता होना चाहिए, OLP के जितने टाइप होते हैं आपको पता होना चाहिए, इसके साथ में जो रिले यूज़ कर रहे हैं रिले का भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपर टूल्स का यूज़ करना है, सेम टूल्स अरेंजमेंट आपको सेम चाहिए। फिर आपको वहाँ पर कुछ दिया गया था जैसे कि ट्यूब, हाफ का ट्यूब है वहाँ पर रखा गया है, आपको मेजरमेंट करने के लिए कोई भी गेज नहीं दिया जाएगा और कोई भी माइक्रोमीटर ये सब जो है आपको नहीं मिलेगा, कोई भी स्केल नहीं मिलेगा, आपको जो है देख के विजुअली बताना था। ये हाफ का टूल है, 1/4 है, 3/8 है, ये जो है आपको जो है देख के बताना है कि कितने इंच का जो है आपका जो है ट्यूब है। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ पर है। तीसरा नंबर क्या है, आपको कैपेसिटर जो है बताना है कि कैपेसिटर क्या है, गुड है मीन्स और बैड है, मीन्स वर्किंग है और नॉट वर्किंग है। ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर आपको टेस्ट करके बताना था। किसी बच्चे को दिया गया था वहाँ पर फ्लेयरिंग करने के लिए, फ्लेयरिंग प्रोसेस, किसी को स्वेजिंग प्रोसेस, किसी को दिया गया था ब्रेसिंग प्रोसेस। ये जो है आपको वहाँ पर दिया गया था। किसी को सेम विंडो एसी का जो है PCB, किसी को जो दिया गया था वायरिंग मिसमैचिंग था, जिसको कि आपको टेस्ट करके वायरिंग को सही करके आपको जो है पूरा प्रॉपर जो है वायरिंग करना था। ठीक है, सम टाइम किन्हीं को जो है वो मिल सकता है सिंगल डोर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर का वायरिंग ट्रेस करने के लिए कि कौन सा वायर किसके लिए जो है यूज किया जाता है। तो ये जो है DRDO में पूछा गया स्किल टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं बार्क। अच्छा, बार्क का मैंने एक वीडियो है आप लोग के लिए ऑलरेडी डाल रखा है, वो पुराना वीडियो है, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोग जो है MRSE से जुड़े हुआ क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट में आप जो अपना कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका जो आपको रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बार्क में स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा गया था। मुझसे पूछा गया था कैसेट एसी का, जो कैसेट एसी दिया गया था इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना था। समटाइम कभी कभी होता है कि आपको जो है पहले लिखने दिया जाएगा, बाद में प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको जो है कोशिश करना है कि आपने सिस्टम को एक बार विजिट करने के बाद ही जो है आप सबसे पहले रिटर्न का काम स्टार्ट करें, बाद में ही जो है प्रैक्टिकल, अगर आपको जैसा प्रोसेस वो बोलेंगे वही आपको फॉलो करना है, उनके रूल्स को फॉलो करना है, अपने मन से कोई भी रूल को फॉलो नहीं करना है, कोई भी रूल को ब्रेकआउट नहीं करना। ब्रेकआउट करेंगे तो सबसे पहले ही आपका नंबर जो है माइनस करने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। कैसेट एसी में मुझे क्या मिला था, उसका क्या था लिक्विड लाइन, सॉरी हाँ लिक्विड लाइन पर क्या था आइस आ रहा था स्टार्ट करने से। ठीक है, लिक्विड लाइन पर आइस आ रहा था, उसका रीजन बताना है, क्या क्या रीजन है, वो रीजन बताने के बाद ही आपको जो है अगला प्रोसेस क्या करने को मिलेगा। तो लिक्विड लाइन पर आइस आ गया तो मैंने चेक किया तो क्या था, जो गैस थी मीन्स रेफ्रिजरेट वो क्या था लेस था। दूसरा क्या था इसमें अगेन वो लीकेज टेस्ट करना था, मीन्स फाइंड करना था लीकेज है भी या नहीं है।
कभी कभी क्या होता है कि वो लोग खुद से जो है वो लीकेज मतलब कुछ गैसेस जो होता है वो वापस एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं। इस कारण से क्या होता है रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका अमाउंट कम होने के कारण क्या होता है लिक्विड लाइन पर आइस आता है। हो सकता है सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो उसका रीजन बताना है आपको। कभी कभी लिक्विड लाइन सक्शन लाइन दोनों पे आइस आता है, उस कंडीशन में आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है फिल्टर जाम हो जाता है, उस कंडीशन में आपको बताना है कि क्या है नहीं है। आपको प्रॉपर चेक करने के बाद ही कुछ भी अपना जो है डिसीजन देना है उनको। लीकेज टेस्ट करने का तरीका क्या क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है सॉफ्ट सॉल्यूशन लिटमस भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा रेफ्रिजरेंट है। तो रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग आपको जो अपना लीकेज टेस्ट करने का प्रोसेस होता है। दूसरा सबसे इजी होता है कि आपको अगर ऑयल ट्रेस मिलता है कहीं पर भी तो वहां पर जो है रेफ्रिजरेंट लीकेज होने के चांसेस हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट जो लीक है तो कैसे आपको जो है प्रॉपर जो है फाइंड आउट करना है। ये करने के बाद गैस चार्जिंग का प्रोसेस सही होना चाहिए। एक होता है वैगिंग मशीन, जिसको कि हम लोग वेट मशीन भी बोलते हैं। इस पर आपको रेफ्रिजरेंट को रखना है। आपको रखने के बाद ही आपको जो है गैस चार्जिंग करना है। दूसरा चीज है कि जब गैस चार्जिंग करेंगे उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एम्प्स चेक करना है कि आपका जो है जो इंडोर मीन्स जो आपका एसी है वो कितना एम्प्स ले रहा है, वो सही एम्प्स है या नहीं। आपका जो रेटेड एम्प्स है, अगर रेटेड एम्प्स तक अगर वो सिस्टम एम्प्स ले रहा है मीन्स अगर 1 टन का अगर मान के चलते हैं, अगर 1.5 टन का रेफ्रिजरेटर और सॉरी एसी है, अगर एसी है तो क्या लेता है ये 7 एम्प्स लेता है। अगर 7 एम्प्स से नीचे है तो वो गुड कंडीशन में है। अगर 7 एम्प्स से ज्यादा ले रहा है तो आपको कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ रहा है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमारे कंप्रेसर को चेंज करना चाहिए या फिर कोई और प्रॉब्लम है उसको देख के वो सॉल्व करना चाहिए। एम्प्स ज्यादा लेने का रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है एम्प्स राइज होता है। तो ये सब चीजें जो आपको चेक करने के बाद ही डिसीजन करना है कि क्या प्रॉब्लम है। और जनरली आपको जो है ब्रेजिंग करने के लिए कहीं पर भी ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस का यूज करना है। CYACYTLIN ऑक्सीसिटिलीन प्रोसेस का ही आपको जो है यूज करना है ब्रेजिंग प्रोसेस करने के लिए। उसका हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑक्सीसिटिलीन में क्या क्या रेशियो होता है, वो भी आपको बताना है। ब्रेजिंग रॉड किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा चीज है कि वो आपसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ब्यूटेन गैस क्यों यूज करते हैं, ब्यूटेन गैस यूज करना सही है, सेफ है, नहीं है, ऑक्सीसिटिलीन ही क्यों सेफ है। इस कंडीशन में आपको जो है सब कुछ डिटेल जो है आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसका आंसर कर सके। ठीक है, आपको फ्लेयरिंग प्रोसेस सही पता होना चाहिए। फ्लेयरिंग प्रोसेस का डिग्री कितना होता है, अगर फ्लेयरिंग हो गया ट्यूब का तो ये कितना होता है, जनरली सबको ही पता है 45 डिग्री जो होता है इसका फ्लेयरिंग का एंगल होता है। ये सब चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। उसके बाद किसी को दिया गया था सेम स्प्लिट एसी में कॉन्टेक्टर वायरिंग। ये आपका कॉन्टेक्टर वायरिंग हो सकता है। कॉन्टेक्टर वायरिंग मिला था 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 3 कोर, ये जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। कॉन्टेक्टर वायरिंग आपको पता होना चाहिए। नहीं पता आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है अगली वीडियो में कॉन्टेक्टर वायरिंग का पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि वो क्यों जरूरत होता है, तो कैसे यूज करते हैं, उसका वायरिंग क्यों किया जाता है, मतलब कैसे किया जाता है। आपको जो है वही मिसमैच वायरिंग को अगेन से जो है प्रॉपर वायरिंग करना है, ठीक है। आपको टूल्स का अरेंजमेंट भी वही सेम करना है, प्रॉपर टूल्स करना है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं रिलेटेड दिस ट्रेड, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है जनरली वो इलेक्ट्रिकल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। मैकेनिकल आपका जो VCR साइकिल है ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इससे जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल बताइए। VCR में जैसे आपका हो गया और मैं बताऊंगा कि NPCL में वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है क्या करना है, प्रेशर टेस्टिंग करना है। प्रेशर टेस्टिंग हो गया, प्रेशर टेस्टिंग प्रोसेस हो गया। दूसरा हो गया गेज मैनिफोल्ड का यूज करना आना चाहिए, इसका सही प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कहीं कहीं पर जो आपको होता है वो आपको मल्टीमीटर
का यूजेस आना चाहिए। अगर यूजेस नहीं आएगा तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे? मल्टीमीटर यूज़ नहीं करेंगे, क्लैंप मल्टीमीटर हो गया, मल्टीमीटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपको कैसे पता कर पाएंगे कितना एम्प्स जा रहा है, कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटर कितना कैपेसिटी एमएमटी का है, कितना माइक्रोफेराड का है, कितना नैनोफेराड का है, वो सब आपको जो है मेजरमेंट करने के लिए मल्टीमीटर यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको माइक्रोमीटर भी यूज़ करना आना चाहिए। माइक्रोमीटर यूज़ करने से आपको जो है साइज, गेज, ये सब निकालने में जो है आपको इजी होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है? 2 स्टेज रेगुलेटर। ये आपको पता होना चाहिए 2 स्टेज रेगुलेटर क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। किसी को दिया गया था आपको वहाँ पर रेफ्रिजरेटर में फिल्टर ड्रायर चेंज करना था। चेंज करके क्या करना था? उसको ब्रेजिंग प्रोसेस करके दिखाना था। दूसरा साथ में क्या था? वैक्यूम करना था। तीसरा साथ में क्या था? गैस चार्जिंग प्रोसेस जो है वहाँ पर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से पता होनी ही चाहिए। उसके बाद सीरी या फिर CSIR बोलिए। CSIR का एक ब्रांच सीरी है, NML है। वो जितना भी सिम्फर हो गया वो किसका ब्रांच है? वो CSIR के अंडर में ही आता है। तो CSIR में भी जो स्किल टेस्ट जो राजस्थान में हुआ था और जो झारखंड में एक और है जो कि टाटा नगर जमशेदपुर में है। तो वहाँ पर भी सेम स्किल टेस्ट हो गया था। वहाँ पर जनरली कुछ पूछते नहीं है, वहाँ पर जनरली वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे। कुछ हो सकता है कि मुझे दिया गया था स्प्लिट एसी डिसमेंटल करने के लिए, डिसमेंटल प्रोसेस था। दूसरा था आपको PCR साइकिल का पूरा डिटेल्स बताना था। डिटेल्स जितने भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं वो आपको डिटेल में बताना है। फिर तीसरा है आपको लिक्विड लाइन को बहुत से बच्चे जो क्या होता है इसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। डिस्चार्ज लाइन ये आपको कभी नहीं बोलना है। लिक्विड लाइन हमेशा लिक्विड लाइन होता है। डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है? हमेशा गैसेस होता है। लिक्विड लाइन में क्या होता है? ऑलवेज सिर्फ लिक्विड होता है। डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस होता है, मतलब वो गैस के फॉर्म में होगा। लेकिन लिक्विड लाइन में क्या होगा? सिर्फ हाई प्रेशर लिक्विड लाइन, मतलब लिक्विड लाइन में क्या होता है? प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा और कंडीशन कैसा होगा? वो लिक्विड कंडीशन में होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में क्या होता है? सक्शन लाइन। आपको सक्शन लाइन पता होना चाहिए। सक्शन लाइन थिक क्यों है, मीन्स चौड़ा क्यों है, लिक्विड लाइन पतला क्यों होता है, ये सब आपको जो है डिटेल्स पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपको हो सकता है वहां पर HP LP जो होना चाहिए, जो HP LP जो होता है कटआउट के लिए दिया गया था होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको AC का वर्किंग प्रोसेस पता होना चाहिए। AC वर्किंग प्रोसेस जैसे कि एयर फ्लो डायरेक्शन, किधर से एयर फ्लो होता है, फिल्टर क्यों लगा रहता है, उसमें जो जितने भी लगे रहते हैं पार्ट्स का आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है उसमें कंडेंसर है, कंडेंसर फिन्स है, कंडेंसर फिन्स कौन से मटेरियल का बना है, ऑपरेटर फिन्स है, ऑपरेटर कॉइल्स है, वो जो ट्यूब कॉइल है वो किसका बना हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ऑन द स्पॉट आपको जो सोचकर भी आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है सर्विसिंग ऑफ स्प्लिट एसी जो है आपको मिलता है। सर्विसिंग ऑफ स्प्लिट एसी करने के लिए दिया गया था। अभी NPCL का जो क्वेश्चन है, अभी NPCL में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NPCIL। तो इसमें जनरली क्या है? PH TS डायग्राम आपको मिलेगा। सेम फ्लेयरिंग स्वेजिंग प्रोसेस जो है आपको करने को मिलेगा।
तो यही जो जनरली कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सब जगह क्या है, वो रिपीटेड है। तो उस चीज़ को जो है आपको ध्यान पे रखना है, और सब चीज़ें जब आप ध्यान पे रखेंगे तो क्या होगा, स्किल टेस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होकर काम करना है, अगर आप अच्छे से रहेंगे और अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो क्या होता है कि आपका एक अच्छा इमेज बनता है उनके सामने। अगर अच्छा इमेज बनेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको एक थोड़ा अच्छा नंबर भी देते हैं। आपके बिहेवियर, आपके इस सब पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से रिलेटेड और भी आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। बाय बाय।